स्वागत दोस्तों आपका के सामने में चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी को बताएंगे दोस्तों, संसद के अंदर बहस के दौरान कूल बन रही थी कंगना रनावत, लेकिन प्रियंका गांधी की ओर से दिया गया ऐसा जवाब दोस्तों जिससे मुंह बन गया है। बताएंगे कैसे बहस को लेकर नई जानकारी सामने आई है। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर देश के हर कोने में उतर गई कांग्रेस पार्टी। दोस्तों बताएंगे कौन से मामले को लेकर जहां तहां पर गिरफ्तारी दी गई है और कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। इसी के साथ में बताएंगे कैसा रहा कांग्रेस पार्टी का देश भर का आंदोलन। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, बताएंगे नीतीश कुमार के द्वारा हिजाब पर डाले गए हाथ के मामले को लेकर पहले एफआईआर दर्ज की गई। अब नीतीश कुमार की एक और मामले को लेकर जमकर किरकिरी शुरू हो चुकी है। दोस्तों बताएंगे कैसे मीडिया को बैन तक करने की नौबत आ चुकी है। इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट, तो सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि कंगना रनौत भारतीय जनता पार्टी की सांसद बनकर केवल और केवल लोगों को मूर्ख बना रही है और भारतीय जनता पार्टी में सबसे फेल सांसद में से एक है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखा था। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर सदन के बहस के दौरान प्रियंका गांधी और कंगना रनावत के बीच में बहस देखने को मिली। दोस्तों दरअसल हुआ यह कि कंगना रनौत की ओर से एक बयान दिया गया, जिस बयान में प्रियंका गांधी का जिक्र करते हुए उनके परिवार को लेकर उल्टे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। कहा गया कि कांग्रेस पार्टी के परिवार में काफी अहंकार भरा हुआ है, चरित्र में मर्यादा नहीं है। इस तरीके से बार बार कांग्रेस पार्टी को टारगेट किया जाता है दोस्तों, जिसके बाद प्रियंका गांधी भाषण देने के लिए उठती है और उनकी ओर से केवल एक ही बात बोली जाती है, जिससे और ज्यादा चिढ़ गई है कंगना रनौत। प्रियंका गांधी अपने भाषण के दौरान कहती है कि मैं तो जनता के द्वारा चुनी गई जनप्रतिनिधि हूं, मैं कोई एक्टर तो हूं नहीं, कोई कलाकार तो हूं नहीं। तो कुल मिलाकर दोस्तों प्रियंका गांधी की ओर से बहस के दौरान जो ये बात बोली गई है, सीधे तौर पर कंगना रनावत को टारगेट करते हुए बोला गया है। आपको बता दें कि कंगना रनावत अब प्रियंका गांधी के इस बयान को लेकर और ज्यादा नाराज होकर उनके खिलाफ और ज्यादा उल्टी सीधी बातें बोलने की कोशिश कर रही है दोस्तों। लेकिन ये बात तय है कि प्रियंका गांधी कंगना रनावत का बिना नाम लिए हुए, बिना किसी लंबी चौड़ी चर्चा के सीधे दो शब्द बोल देती है, जिससे कंगना रनावत पूरी तरीके से टेंशन में आ गई है दोस्तों। और अब प्रियंका गांधी को लेकर उल्टी सीधी बातें बोलने की भी कोशिश कर रही है। दो शब्द जरूर लिखा हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर नेशनल हेराल्ड वाला मामला एकदम झूठा निकला दोस्तों। कोर्ट ने इसे संज्ञान लेने से भी मना कर दिया, जिसके बाद से अब कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी और ईडी की साजिश के खिलाफ जोरदार तरीके का मोर्चा पूरे देश भर के अंदर खोला है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से जमकर पूरे देश भर के अंदर आंदोलन शुरू किया गया दोस्तों। सबसे पहले जो तस्वीरें सामने आती है वो कर्नाटका से सामने आती है, जहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार अपनी हाथ में तख्ती लेकर, जिसमें लिखा हुआ है विक्ट्री टू यंग इंडिया, यानी यंग इंडिया कंपनी की बड़ी जीत, और महात्मा गांधी की तस्वीर के साथ में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के साथ में प्रदर्शन करते हुए सोनिया गांधी और राहुल गांधी को केस में मिली मुक्ति को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए ईडी और सीबीआई के गलत इस्तेमाल पर निशाना साधते हुए तस्वीरें जारी करते हैं दोस्तों। दूसरी तस्वीरें इसी तरीके से सामने आती है गुजरात से, जहां पर राहुल गांधी के द्वारा जिन नेता को आगे किया गया, पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष अमित चावड़ा ने नेतृत्व संभाला और गुजरात के अंदर कार्यकर्ताओं को एकजुट करते हुए गुजराती भाषा में तख्तियां दिखाई दे रही है और देश के अंदर तानाशाही नहीं चलेगी के नारे लग रहे हैं दोस्तों। इसी तरीके से कर्नाटका गुजरात के बाद एक और तस्वीर सामने आती है दिल्ली से जुड़ी हुई, जिसमें कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद नजर आ रहे हैं दोस्तों, और उन्होंने अपने साथ में महात्मा गांधी की तस्वीर लेकर बीजेपी के कानून में आग लगाते हुए जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया है। ऐसे ही दोस्तों नेशनल हेराल्ड वाले मामले को लेकर यूथ कांग्रेस भी मैदान में उतरा। कांग्रेस पार्टी के झारखंड इकाई ने सत्यमेव जयते के नारे के साथ में नेशनल हेराल्ड केस पूरी तरीके से फर्जी होने पर और कोर्ट के आदेश आने के बाद जमकर बवाल किया दोस्तों। और इसी के साथ में दिल्ली के अंदर भी कांग्रेस पार्टी के दिल्ली प्रभारी काजी निजामुद्दीन के नेतृत्व में दिल्ली में जोरदार प्रदर्शन किया गया दोस्तों। बाद में पुलिस ने पुलिस वैन में बिठाकर पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया, लेकिन इसके बावजूद कार्यकर्ता नारे लगाते रहे कि न्याय मिला है, तानाशाही के खिलाफ तानाशाही को आखिरकार झुकना पड़ा है। इसी के साथ में दोस्तों उत्तर प्रदेश कांग्रेस भी मैदान में थी और बिहार कांग्रेस भी अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के नेतृत्व में मैदान में उतरी दोस्तों। नेशनल हेराल्ड हमारी आवाज, भाजपा में क्यों है इतना गुस्सा, आज सच को दबाया नहीं जा सकता, कांग्रेस को झुकाया नहीं जा सकता के नारे लगाए गए। इसी तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर भी कांग्रेस पार्टी ने मोर्चा संभाला। राहुल गांधी की तस्वीर थी दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर लेकर बैनर के साथ में प्रदर्शन करते हुए कोलकाता के सड़कों पर दिखाई दिए। ऐसे ही कांग्रेस पार्टी के नेता उमंग सिंगार की ओर से भी मध्य प्रदेश के अंदर पार्टी को पूरी तरीके से एकजुट करके, कांग्रेस पार्टी को एकजुट करके राहुल गांधी के खिलाफ झूठे आरोप लगाने पर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला गया है दोस्तों। दो शब्द जरूर लिखा बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर नीतीश कुमार ने हिजाब पर हाथ लगाया दोस्तों। तो नीतीश कुमार के खिलाफ पहले तो एफआईआर दर्ज की गई। बेंगलुरु के एक वकील ओवेज हुसैन ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ 0 एफआईआर दर्ज कराने और वैधानिक कार्रवाई की मांग करते हुए शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत में मुख्यमंत्री पर कथित तौर पर एक महिला के साथ यौन उत्पीड़न के साथ साथ बिना सहमति के शारीरिक हस्तक्षेप और महिला की मर्यादा को भंग करने के साथ साथ सार्वजनिक अपमान और धार्मिक गरिमा के उल्लंघन जैसे मामले दर्ज करवाए गए दोस्तों। इसके बाद एक और मामला कर्नाटका से आया है, जहां पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री बीजेपी के सहयोगी
निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद के खिलाफ भी मामला दर्ज करवाया गया है। अब देखते हैं इसे एफआईआर में तब्दील करके किस तरीके से नीतीश कुमार के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, सुनवाई की जाती है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि नीतीश कुमार ने अपनी छवि के साथ साथ कहीं ना कहीं एक बड़ा अपराध किया है, जिस पर अब नीतीश कुमार के खिलाफ जब तक सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये उदाहरण नहीं बनेगा। और अब महिला की ओर से एक ऐसी बात सामने आई है दोस्तों जो काफी ज्यादा बीजेपी वालों और जनता दल यूनाइटेड वालों के लिए शर्मनाक बात है। इनको अब चुल्लू भर पानी ढूंढना चाहिए क्योंकि इन्होंने एक महिला को शर्मिंदा किया है, साथ साथ नीतीश कुमार ने सारी मर्यादाओं को तार तार कर दिया है। दोस्तों सीएम नीतीश कुमार की ओर से सार्वजनिक कार्यक्रम में नवनियुक्त डॉक्टर के अपमान से जुड़ा अब यह मामला सामने आया है, जहां पर मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सीएम नीतीश कुमार ने जिस महिला डॉक्टर नुसरत परवीन का हिजाब खींचा था, उसका अपमान किया था, अब वो कोलकाता चली गई है अपने परिवार के साथ रहने के लिए। उनका सपना डॉक्टर बनना था, लेकिन अब बिहार सरकार की नौकरी ज्वाइन नहीं कर पा रही है। एक मीडिया हाउस को नुसरत के परिवार के बेहद करीबी व्यक्ति ने बताया कि नुसरत परवीन सदमे में है, परिवार लगातार उन्हें समझा रहा है कि वो नौकरी ज्वाइन कर सकती है, लेकिन नुसरत काफी ज्यादा डरी हुई है। दोस्तों जब प्रदेश के मुख्यमंत्री इस तरीके का बर्ताव कर सकते हैं तो प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा का क्या बुरा दौर चल रहा है आप लोग समझ सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार घटना के बाद नुसरत के भाई ने उन्हें कोलकाता आने के लिए कहा था। इसके बाद वो अगले दिन कोलकाता आ गई और घटना को सुनकर नुसरत ने कहा कि मैं ये नहीं कह रही कि मुख्यमंत्री ने जो किया वो इंटेंशनली किया, लेकिन जो हुआ वो मुझे अच्छा नहीं लगा। वहां बहुत सारे लोग थे, कुछ तो हंस रहे थे, एक लड़की होने के नाते मेरे लिए ये अपमान जैसा था। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे स्कूल में मैंने हमेशा हिजाब लगाया, हिजाब लगाकर पढ़ाई की, घर हो या मार्केट, हर जगह मॉल, हर जगह पर मैं हिजाब पहनकर गई, लेकिन कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। जहां पर नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री है उनके बीच में इस तरीके की हरकतें हुई, खुद नीतीश कुमार ने ये किया, यानी मुख्यमंत्री के ऐसा करने के कारण वो और ज्यादा अपमानित महसूस कर रही है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा अगर आप भी मानते हैं कि नीतीश कुमार और जेडीयू वालों को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए और नीतीश कुमार को पहले अपने पोस्ट से इस्तीफा देना चाहिए। पूरे प्रदेश की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए, अल्पसंख्यक समाज के लोगों से उनके धार्मिक चिन्ह पर ठेस पहुंचाने के मामले पर माफी मांगनी चाहिए। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर नीतीश कुमार के आसपास रहने वाले सारे अधिकारी इतने ज्यादा डर चुके हैं दोस्तों कि अब नीतीश कुमार की मीटिंग में मीडिया वालों को बुलाने पर भी पूरी तरीके से रोक लगाने की खबर सामने आ रही है। नीतीश के कार्यक्रम में अब मीडिया वाले नहीं आ पाएंगे, प्रशासन की ओर से रोक लगाया जा रहा है। कारण यह है दोस्तों कि इस तरीके के वीडियो वायरल होने से नीतीश कुमार की छवि खराब हो रही है और कई सारे लोग ये मानते हैं कि नीतीश कुमार की तबियत या यूं कहिए कि मानसिक स्थिति खराब हो गई है और इसीलिए नीतीश कुमार इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। जो एक सभ्य नेता के तौर पर जाने जाते थे दोस्तों, आज उनके कर्मों को लेकर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की जमकर आलोचना हो रही है। अगर आप भी मानते हैं कि मीडिया को बैन कर देने मात्र से कोई समाधान नहीं होगा, नीतीश कुमार का अगर मानसिक संतुलन सही नहीं है, मानसिक स्थिति सही नहीं है तो उनको पोस्ट से हटाया जाना चाहिए। वरना अगर नीतीश कुमार मानसिक स्थिति उनकी सही है तो फिर नीतीश कुमार के खिलाफ क्रिमिनल मामला बनता है दोस्तों। क्रिमिनल एक्ट के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए, जेल के सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। एक महिला के सम्मान के साथ छेड़खानी का यह मामला है। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की है। जो अपडेट है उसके अनुसार तेलंगाना कांग्रेस के लिए अच्छी खबर तब आई दोस्तों जब पार्टी ने दूसरे चरण के पंचायती राज के चुनाव में टोटल 8,568 पंचायत में से कांग्रेस ने 5,246 पंचायतों पे जीत हासिल कर ली। बीआरएस पार्टी को 2330 पंचायत में जीत मिली, बीजेपी को 500 के आसपास पंचायत में जीत मिली और निर्दलीय लगभग 400 जीते। तो ऐसे में अगर आप आंकड़ा देखेंगे दोस्तों तो कांग्रेस पार्टी ने 8568 में से 5246 सीटें जीत ली, यानी तकरीबन 61% का कांग्रेस पार्टी का स्ट्राइक रेट रहा। और बीआरएस पार्टी का भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो बड़ी बड़ी बातें करती है 8,568 में से मात्र 500 सीटें जीत पाई। अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी वाले जानबूझकर गोदी मीडिया के माध्यम से हर जगह माहौल बनाते रहते हैं कि उनका दक्षिण में विस्तार हो रहा है, अलग अलग राज्य में वो जीत रहे हैं, हकीकत यह है कि भाजपा वाले जिन राज्यों के अंदर पहले कभी नहीं थे अब भी नहीं आ सकते, दक्षिण के राज्यों में खासकर। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर अब्दुल कलाम की जगह भारतीय जनता पार्टी वाजपेयी को राष्ट्रपति बनाना चाहती थी। किताब में दावा किया गया है। बीजेपी ने अटल जी से कहा था कि आप अडवाणी जी को प्रधानमंत्री बनने दीजिए। दरअसल दोस्तों 2002-3 के बीच में अगला राष्ट्रपति बनाने को लेकर चर्चा चल रही थी। अब्दुल कलाम आजाद की जगह सबसे पहले अगर चर्चा किसी को लेकर हुई तो अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर हुई। अटल बिहारी वाजपेयी उससे पहले मुख्यमंत्री रह चुके थे और यहाँ भी तकरीबन 3 साल पूरा कर चुके थे दोस्तों। ऐसे में 2002 में तात्कालिक सत्ताधारी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए ने विपक्ष के दलों के समर्थन से 11वें राष्ट्रपति के तौर पर कलाम को चुना दोस्तों, लेकिन 2007 तक तो वो पोस्ट पर रहे। लेकिन सबसे बड़ा दावा अशोक टंडन ने 1998 से 4 के बीच को लेकर कहा। यानी अशोक टंडन जो वाजपेयी जी के मीडिया सलाहकार थे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि वाजपेयी जी को पार्टी की ओर से ऑफर दिया गया था कि उनको राष्ट्रपति भवन चले जाना चाहिए, राष्ट्रपति बन जाना चाहिए और प्रधानमंत्री के पोस्ट के लिए दूसरे नंबर के नेता लालकृष्ण आडवाणी को जिम्मेदारी देनी चाहिए। टंडन ने अपनी किताब में कहा कि वाजपेयी ने इससे इंकार कर दिया। उनका मानना था कि किसी भी लोकप्रिय प्रधानमंत्री का बहुमत के दम पर राष्ट्रपति बनना भारतीय
संसदीय लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं होगा। इससे एक बहुत गलत परंपरा शुरू हो जाएगी। वह ऐसे कदम का समर्थन करने वाले आखिरी व्यक्ति होंगे। टंडन लिखते हैं कि वाजपेयी अपनी मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेताओं को बुलाए ताकि राष्ट्रपति के पोस्ट को लेकर एक सहमति बन सके, आम सहमति बनाया जा सके, सब लोग मिलकर राष्ट्रपति चुन सके, क्योंकि राष्ट्रपति एक ऐसा पोस्ट होता है जो न्यूट्रल माना जाता है, यानी जिसका काम होता है कि पक्ष हो या विपक्ष हो सबको एक तरीके से देखा जाए। न्यूट्रल पोस्ट होना चाहिए राष्ट्रपति का। लेकिन आप लोग जानते हैं दोस्तों कि राष्ट्रपति के चुनाव में विपक्ष के लोगों से बातचीत भी नहीं की जाती। अब की भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मोदी और शाह के द्वारा खुद के लोगों को राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनाने के प्रयास किए जाते हैं। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने अगर मना किया था और उसके पीछे ये तर्क दिया था कि हमको सबको साथ में लेकर चलना है, बहुमत के दम पर खुद का राष्ट्रपति नहीं बनाना है, तो ये एक क्लियर कट मैसेज है कि बीजेपी वालों को भी थोड़ी सीख लेनी चाहिए अटल आडवाणी के टाइम की भारतीय जनता पार्टी से, और मोदी शाह वाली बीजेपी को विपक्ष की पार्टियों के साथ में अच्छा बिहेव करना चाहिए। दो शब्द जरूर लिखा बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें टीएमसी के सांसद ने नितिन गडकरी से एक सवाल पूछा। दोस्तों एक घुसपैठिया मिला क्या? कोई एक घुसपैठिया मिला क्या? केंद्रीय मंत्री बोले कहा मिलवाएंगे कभी। विपक्ष एसआईआर के जरिए घुसपैठियों को निकालने का आरोप लगा रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इस बार सवालों के घेरे में आ गए दोस्तों, क्योंकि ये सवाल कल्याण बनर्जी ने पूछा। उन्होंने सीधे सीधे पूछा कि आपने पश्चिम बंगाल में एसआईआर करवाया, क्या कोई घुसपैठिया आपको मिला? पश्चिम बंगाल में एसआईआर करवाने के पीछे तर्क दिया जा रहा था कि हम घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे, और कल्याण बनर्जी ने मजे लेते हुए नितिन गडकरी को आलोचनात्मक बयान से घेर लिया दोस्तों, और आलोचनात्मक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए नितिन गडकरी को उन्होंने आईना दिखाने की कोशिश की। आप लोग इस पर दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा अगर आप भी मानते हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर केवल 58 लाख लोगों के नाम कटे, यानी बिहार से भी कम नाम कटे, और उससे बड़ी बात यह है दोस्तों कि उसमें से 24 लाख के आसपास लोग ऐसे हैं जो मृत पाए गए हैं, तो बहुत कम नाम कटे हैं, जिसकी उम्मीद की जा रही थी कि बड़े स्तर पर बंगाल में काटा जाएगा घुसपैठिया बताकर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इससे एक चीज और क्लियर हो गई है कि कोई भी घुसपैठिया नहीं है। जो भाजपा वाले दावा करते हैं कि पश्चिम बंगाल में घुसपैठ की बहुत बड़ी समस्या है, अगर बहुत बड़ी समस्या होती तो बड़े स्तर पर नाम काटे गए होते। कम से कम भाजपा वालों का दावा तो थोड़ा आसपास दिखाई देता, लेकिन केवल 58 लाख और वो भी बिहार से कम काटे गए हैं। तो क्या मानकर चले कि बिहार में ज्यादा घुसपैठी है? क्योंकि 20-25 साल से भाजपा और एनडीए गठबंधन की सरकार है, तो क्या नीतीश कुमार बिहार में घुसपैठियों को ज्यादा बसा रहे हैं? क्योंकि बीजेपी वाले दावा करते हैं कि घुसपैठियों का नाम बंगाल में कट रहा है। दो शब्द जरूर लिखा बताएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा था कि दिल्ली वासियों ने 3 साल में पहली बार साफ हवा में सांस ली है। दरअसल दोस्तों बीजेपी दिल्ली की ओर से 85 IQ पर ये बातें बोली गई थी, और ये खबर 18 मार्च की है दोस्तों, यानी भाजपा की सरकार बनने के बाद दिल्ली में तुरंत बीजेपी वाले क्रेडिट लेने के लिए आ गए थे। अब इसी बात पर, इसी पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आज बीजेपी सरकार प्रदूषण के लिए माफी मांग रही है, मगर ये वही फ्रॉड लोग हैं जिन्होंने सरकार बनने के 1 महीने के बाद ही साफ हवा के दावे करने शुरू कर दिए। इन्हें लगा कि AQI के डेटा में फर्जीवाड़ा करके सारे देश को बेवकूफ बनाया जा सकता है, यानी पहले जैसे ही सरकार बनी स्वच्छ हवा दिखी तो उन्होंने क्रेडिट लेना शुरू कर दिया। लेकिन अब जब स्थिति एकदम खराब नजर आई दोस्तों, और दिसंबर महीने के अंदर AQI सबसे बुरे स्तर पर पहुंच गया, तब बीजेपी की सरकार के लोग आकर माफी मांग रहे हैं। जो पर्यावरण मंत्री है वो माफी मांग रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि दिल्ली के लोगों को धुएं के चैम्बर में डाल दिया गया और उसके बाद ये माफी जो मांगी जा रही है ये केवल और केवल बेवकूफपना है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें बंगाल के अंदर SIR के ड्राफ्ट सूची में TMC के जो पार्षद थे सूर्य डे, उनका नाम गलत तरीके से काट दिया गया दोस्तों। उनको मृत घोषित कर दिया गया, यानी मरा हुआ बता दिया गया, जिससे राजनीतिक हलचलें मच गई है। उनके नाम को वोटर लिस्ट से हटाए जाने पर सूर्य डे के समर्थकों ने शमशान घाट पहुंचकर प्रशासकों से प्रतीकात्मक तौर पर विरोध किया दोस्तों, यानी जो प्रशासन के लोग हैं उनका विरोध करते हुए अंतिम संस्कार कराने की मांग की गई। यानी पूरी तरीके से समर्थकों ने जमकर SIR की प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़ा कर दिया। मामला सामने आने के बाद चुनाव आयोग ने हुगली जिला प्रशासन से इस पूरे मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है दोस्तों। सोचिए एक पार्षद जो चुना हुआ पार्षद है उसी को ही मृत दिखा दिया गया, तो SIR की प्रक्रिया पर जो सवाल है और ज्यादा गहरा चुके हैं। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कन्नौज से जो सांसद रह चुके हैं दोस्तों सुब्रत पाठक, उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव ने शेयर किया है दोस्तों। इस वीडियो में सुब्रत पाठक पूर्व सांसद कहते हैं कि अलग अलग विधानसभाओं से कई लाख लोगों के नाम कटने जा रहे हैं, यानी 3 विधानसभा का नाम लेते हुए कह रहे हैं कि लगभग 3 लाख नाम कटेंगे, और ज्यादातर ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है जहां पर नाम काटे जाएंगे, और ज्यादातर अखिलेश यादव के समर्थकों के नाम काटे जाएंगे। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि कन्नौज के पूर्व बीजेपी के सांसद का बयान बेहद आपत्तिजनक है। क्या वो जायज वोटों को कटवाने की सलाह दे रहे हैं? चुनाव आयोग को इस पर तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। काले
कारनामे का काला चश्मा लगाए ये महानुभाव बोलते समय भूल गए कि ये जो कह रहे हैं उन्हीं के दल के बीजेपी के मुख्यमंत्री से एकदम बात उलट है। माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जैसे ही ये बात आएगी वो इनकी क्लास लगा देंगे और उनसे बच गए तो दूर बैठे दूरबीन वाले इनको बुला लेंगे, क्योंकि दूरबीन का इस्तेमाल करने के डायलॉग पर उनका एकाधिकार है। अब ये बेचारे भागे भागे फिरेंगे, किस किस से बचेंगे, चुनाव आयोग से, लखनऊ वालों से या दिल्ली वालों से। कुल मिलाकर दोस्तों जिस तरीके से नाम कटने की बातें खुलेआम बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और भी नाम कटवाने की सलाह दे रहे हैं, तो इससे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का नेता जो अखिलेश यादव के सामने कन्नौज में चुनाव हार गया दोस्तों, वो सारे प्रयास कर रहा है कि जैसे तैसे नाम कटवाए जाए। और कहीं ना कहीं दोस्तों अब उत्तर प्रदेश में ये जो मामला सामने आया इस पर अखिलेश यादव की ओर से भी तंज कसना शुरू कर दिया गया है। पहले योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि 4 करोड़ लोगों के नाम एसआईआर में रजिस्टर्ड नहीं हुए, फॉर्म नहीं आए और उसमें से 99 या 89% के आसपास तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है। इस तरीके के भी दावे चल रहे हैं, तो बीजेपी के नेता ही आपस में कंफ्यूजन वाले बयानबाजी कर रहे हैं। दोस्तों आप लोग क्या समझते हैं एसआईआर को लेकर? उत्तर प्रदेश में क्यों टाइम बढ़ाया गया है तकरीबन 12 दिनों का? लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं दोस्तों पिछड़े समाज को उसका 27% आरक्षण भी नहीं मिल रहा है। ओबीसी छात्रों को मिलना चाहिए 2158 पोस्ट, लेकिन मिला केवल 1441 पोस्ट। ओबीसी समाज का 711 717 पोस्ट छीना गया। ईडब्ल्यूएस वालों को उनका पूरा आरक्षण मिल रहा है। ओबीसी समाज के लोगों के छात्रों के साथ में भेदभाव हो रहा है। दरअसल दोस्तों अभी हाल फिलहाल के अंदर आरक्षण का जो पूरा विवरण दिया गया है उसमें बताया गया कि राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश के अंदर लेखपाल के पोस्ट पर आरक्षित, अनारक्षित और अलग अलग जाति समूह के लोगों के लिए कितनी कितनी पोस्ट रखी गई है। तो 792 पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए है, 1441 पोस्ट अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है, जो इससे ज्यादा होनी चाहिए, 2158 होनी चाहिए। और ऐसे ही अलग अलग तरीके की स्थिति नजर आती है। और ओबीसी समाज को इफेक्टिव तरीके से जो आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, यानी जो आरक्षण के नियम को अच्छे से लागू करना चाहिए, 27% के नियम को वो लागू करने में कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार आनाकानी करती है। इसे लेकर ही बार बार सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी वाले सबसे ज्यादा ओबीसी समाज के लोगों के आरक्षण के साथ खिलवाड़ करते हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता पृथ्वीराज चौहान ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय सेना को लेकर एक बयान दिया दोस्तों, जिसकी अलग अलग तरीके की आलोचना हो रही है। पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि मई में पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही दिन भारत की हार हो गई थी। उन्होंने दावा किया था कि पाकिस्तान की आर्मी ने पहले ही दिन इंडियन एयरफोर्स के विमान को गिराया था। आलोचनाओं के बावजूद पृथ्वीराज चौहान ने माफी मांगने से इंकार कर दिया। पृथ्वीराज चौहान का कहना है कि वो माफी नहीं मांगेंगे। अब इस पर अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया आ रही है। दोस्तों आप लोग क्या समझते हैं, क्या बयान देना चाहते हैं, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पृथ्वीराज चौहान के द्वारा एक बड़ा बयान देते हुए दावा किया गया था कि 19 तारीख को जब अमेरिका के अंदर एप्स्टीन की फाइल लॉन्च की जाएगी और बताया जाएगा कि किन किन लोगों का नाम है, तो इसका असर भारत के अंदर भी होगा और भारत के अंदर प्रधानमंत्री का पोस्ट खाली हो जाएगा, कुर्सी चली जाएगी नरेंद्र मोदी की। ऐसा दावा पृथ्वीराज चौहान ने किया था दोस्तों। उसके बाद अब संजय राउत भी इस तरीके का दावा कर रहे हैं। आपको बता दें कि एप्स्टीन फाइल में कई लोगों के नाम हो सकते हैं जो विदेशी दौरे पर गए होंगे दोस्तों। ऐसे में कहीं ना कहीं ये बहुत गंभीर आरोप है। एप्स्टीन की फाइल का मतलब ये होता है कि एप्स्टीन एक बड़ा अपराधी है दोस्तों, जिसने एक टापू खरीद रखा था। उस टापू पर बच्चों के साथ में यौन शोषण होते थे और बड़े बड़े राजनेता और बिजनेसमैन को वहां पर लाया जाता था और एक तरीके से बच्चों का शोषण करवाया जाता था दोस्तों। इस पूरे मामले पर कई तरीके के बड़े बड़े राजनीतिक लोगों का भी नाम सामने आएगा, ऐसे दावे चल रहे हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन के भी नाम है दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर भी लगातार सवाल खड़े होते रहते हैं और इसी पर बयान देते हुए संजय राउत और पृथ्वीराज चौहान जो बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं काफी गंभीर मामला है। आप लोग क्या राय देना चाहते हैं, लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर दिल्ली में प्रदूषण पर भड़के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोले अब तक के कदम पूरी तरीके से फेल है। एमसीडी को टोल हटाने का निर्देश जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में जानलेवा वायु प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत के द्वारा एक मौखिक तल्ख टिप्पणी आई है दोस्तों। उन्होंने कहा कि अब तक प्रदूषण पर काबू पाने के लिए जो कदम उठाए गए वो पूरी तरीके से नाकाफी या नाकाम साबित हुए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की पीठ ने साफ शब्दों में कहा है कि प्रदूषण में वास्तविक कमी लाने के लिए तात्कालिक नहीं बल्कि व्यापक और लॉन्ग टर्म योजना की जरूरत होती है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एमसीडी के टोल प्लाजा के बारे में बताया कि जो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह है उनमें से एक ये है कि कई घंटों तक जाम लगा रहता है। एमसीडी के टोल प्लाजा पर कार, मोटरसाइकिल और अन्य गाड़ियों के कारण प्रदूषण फैलता रहता है। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने एमसीडी को फटकार लगाते हुए कहा कि वो राष्ट्रीय राजधानी की सीमा पर स्थित 9 टोल प्लाजा को अस्थायी रूप से बंद करे और गाड़ियों को आने जाने दे, यानी रुकावट ना करे, जिसके कारण प्रदूषण और ज्यादा बढ़ता है। जाम लगते हैं और गाड़ियां चलती रहती है तो पॉल्यूशन होता रहता है और घंटों गाड़ियां एक ही जगह जाम पे रहेगी तो प्रदूषण ऑब्वियस सी बात है दोस्तों की बढ़ेगा। साथ साथ
एनडीए गठबंधन ने 2008 में अविश्वास प्रस्ताव लाकर परमाणु कार्यक्रम को पटरी से उतारने का प्रयास किया। लोकसभा में बीजेपी पर बरसे मनीष तिवारी ने परमाणु ऊर्जा संबंधित विधेयक का विरोध करते हुए ये भी कहा कि इसे विस्तृत विचार विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने बुधवार को लोकसभा में आरोप लगाया कि 2008 में जब परमाणु रंग भेद की नीति को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा था तो भारतीय जनता पार्टी ने मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए की सरकार के विरोध में अविश्वास का प्रस्ताव लेकर आए हुए थे। यानी दोस्तों भारत और अमेरिका परमाणु डील, एटॉमिक डील करने जा रहे थे, न्यूक्लियर डील करने जा रहे थे, जिससे भारत को काफी ज्यादा फायदा मिलता। दुनिया भर के अंदर भारत को एक परमाणु शक्ति के तौर पर मान्यता मिल जाती, लेकिन बीजेपी वाले भारत को बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते थे। इसीलिए अविश्वास का प्रस्ताव लेकर आया गया था कि जैसे तैसे सरकार गिरा दी जाए। उस समय में लेफ्ट पार्टी ने भी विरोध किया था। दोस्तों आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों साथ साथ जर्मनी के दौरे पर गए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को म्यूनिक में BMW वेल्ट और BMW संयंत्र का दौरा किया दोस्तों, और अपने दौरे के दौरान उन्होंने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए विनिर्माण मजबूत अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है, यानी मैन्युफैक्चरिंग से ही अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है। इस और इशारा करते हुए भारत के अंदर भी मैन्युफैक्चरिंग की ज्यादा से ज्यादा मांग कर रही है राहुल गांधी ने। दोस्तों हमेशा राहुल गांधी कहते हैं कि मेक इन इंडिया और इस तरीके की जो बातें होती है ये केवल और केवल हवाबाजी है। भारतीय जनता पार्टी के पास, उनकी सरकार के पास ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है जिससे मेक इन इंडिया और ज्यादा मजबूत हो सके। आप लोग क्या कहना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों हमारे साथ लगातार जो दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जय हिंद, जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।